नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेव परचेस एंट्री बटन के फंक्शन के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ऐड न्यू परचेस, प्रिंट प्रीव्यू और सेव एज पीडीएफ बटन के कोडिंग को समझाया था, तो कृपया इस वीडियो को अंत में दिए लिंक से ज़रूर देखिएगा। ये है परचेस फॉर्म। इस फॉर्म को आप डिज़ाइन करेंगे लेकिन इसको फिल करेगा यूज़र गलती कर सकता है, इसलिए आपको डेटा सेव करने से पहले ये जांच करना है कि जो भी एंट्री यूज़र ने किया ये सही है या गलत। इसलिए हर चीज़ को आपको पहले चेक करना है। जब हर चीज़ सही होगा तभी आप डेटा को सेव करेंगे। इस तरीके से आप एक्यूरेट डेटा सेव कर सकते हैं। डेटा सेव करेंगे 3 स्टेप को इस्तेमाल करके। पहला स्टेप है डेटा वैलिडेशन, दूसरा स्टेप है डेटा सेविंग और तीसरा स्टेप है पोस्ट सेविंग एक्शन, जिसमें एक बैकअप फाइल बनेगा और यूज़र को एक सक्सेस मैसेज दिखाया जाएगा। डेटा वैलिडेशन में हम पहले चेक करेंगे जो मेन 3 वर्कशीट है वो एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। फिर हम चेक करेंगे इनवॉइस नंबर दिया गया है या नहीं। उसके बाद ये भी चेक करना है क्या डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर तो नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे डेट वैलिड है या नहीं, और उसके बाद ये भी हमें देखना है प्रोडक्ट में कोई डेटा डाला गया है या नहीं। VBA कोड लिखने के लिए हमें चाहिए VBA एडिटर। ऑल्टर प्लस F11 जब प्रेस करेंगे तो VBA एडिटर ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देखिए एक विंडो है, उस विंडो में वर्कबुक में राइट क्लिक कीजिए और मॉड्यूल इंसर्ट कर लीजिए। नीचे प्रॉपर्टी बॉक्स है, उस प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप मॉड्यूल का नेम चेंज कर सकते हैं। अब जो मॉड्यूल ओपन हुआ है इसी में हम कोड लिखने वाले हैं। कोड लिखना शुरू करेंगे हम साब लिखकर। साब का मतलब है सब रूटीन, और उसके बाद हम मैक्रो नेम देंगे। एक नेम टाइप करना है और डबल ब्रैकेट लगा के एंटर कर देना है। नीचे आ जाएगा एंड साब। यही 2 लाइन के बीच हम सारा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर। उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ देंगे और नीचे लिखेंगे एग्जिट साब। एग्जिट साब के नीचे रहेगा एरर हैंडलर मैसेज, जस्ट एंड साब के ऊपर। अब ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर और एग्जिट साब के बीच हम सारा के सारा कमांड टाइप करेंगे। अगर इस कोडिंग में कहीं भी गलती होता है तो एरर हैंडलर पर आ जाएगा और एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, और अगर सब कुछ सही है तो एग्जिट साब से वो प्रोग्राम बाहर चला जाएगा। इस सब रूटीन के लिए हमें 3 वर्कशीट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक है परचेज एंट्री फॉर्म, दूसरा है परचेज बिल्स फाइल और तीसरा है परचेज फाइल। इन तीनों वर्कशीट को VBA कोड से एक्सेस करने के लिए हमें 3 अलग अलग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका, VBA में किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम डीम लिखते हैं। डीम का मतलब होता है डायमेंशन। इसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं, फिर उसका डेटा टाइप बताते हैं जैसे वर्कशीट, इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट इत्यादि। तो चलिए 3 वेरिएबल बना लेते हैं। डीम, WS परचेज एज वर्कशीट, WS परचेज बिल्स एज वर्कशीट और WS परचेज फाइल एज वर्कशीट। अब इस तीनों वेरिएबल में तीनों वर्कशीट को सेट कर दिया जाएगा। वर्कशीट को वेरिएबल से जोड़ने के तरीका है सेट कमांड लिखना है, सेट, फिर वेरिएबल नेम WS परचेज इक्वल साइन देकर दिस वर्कबुक डॉट शीट्स और ब्रैकेट के अंदर परचेज एंट्री वर्कशीट का नेम। इसी तरीके से 3 अलग अलग सीट वेरिएबल में 3 अलग अलग वर्कशीट को सेट कर लिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर भविष्य में आपको परचेज एंट्री वर्कशीट को रेफरेंस देना है जो काफ़ी बार देने होंगे, तो आपको बार बार दिस वर्कबुक डॉट शीट्स ब्रैकेट में परचेज एंट्री नहीं लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ WS परचेज लिखकर काम चला सकते हैं। वर्कबुक में गलती से ये वर्कशीट डिलीट हो गया हो या उनका नाम बदल दिया गया हो तो कोड चलाते वक्त एरर हो जाएगा। इसलिए हम पहले वैलिडेट कर लेते हैं
कि क्या ये वर्कशीट सच में मौजूद है या नहीं। इसके लिए हम लिखेंगे इफ एक लॉजिकल कंडीशन है, ये चेक करने का तरीका है। जो ट्रू होने पर कोड को एक ब्लॉक रन करता है और फॉल्स होने पर उसे स्किप कर देता है। इफ WS परचेज बिल्स इज नथिंग का मतलब क्या है? ये चेक करता है कि ये वेरिएबल किसी वैलिड वर्कशीट को पॉइंट कर रहा है या नहीं। अगर कोई वर्कशीट मिसिंग होगा तो एक मैसेज बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा रिक्वायर्ड वर्कशीट्स और दोनों फाइल नेम और मिसिंग। उसके बाद लिखा रहेगा एग्जिट सब। एग्जिट सब का मतलब है यहीं से प्रोग्राम बाहर चला जाएगा और आगे का कोड रन नहीं करेगा। फिर एंड इफ मतलब इफ स्टेटमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखिए यहाँ एक गड़बड़ होगा। जैसे हम परचेज बिल्स फाइल सीट का नेम चेंज कर देते हैं, परचेज बिल्स फाइल 1 कर दिया और सेव बटन में क्लिक किया तो एक जो एरर मैसेज दिखा रहा है वो एरर हैंडलर में दिखा रहा है। क्योंकि वर्कशीट इसको मिला नहीं है तो एरर हैंडलर में चला गया। लेकिन हम चाहते हैं कि वो नीचे जो इफ़ का ब्लॉक है उसमें आए, तो इसलिए हमें ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर के बजाय लिखना पड़ेगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। मतलब अगर कोई एरर हो भी रहा है तो उसको इग्नोर करके नीचे वाले लाइन में नेक्स्ट लाइन में चला जाए। और उसके बाद लिखा ऑन एरर गो टू 0, मतलब फिर से एरर हैंडलर में हम भेज देते हैं। इस तरीके से हम बाईपास कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे इनवॉइस डेट को कि यूज़र ने जो डेट एंटर किया है क्या वो सही है या नहीं। कई बार यूज़र गलती से फ्यूचर या पुराना डेट डाल देता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ आज की तारीख से 5 दिन पहले या 5 दिन बाद तक की डेट ही वैलिड मानी जाए। इसके लिए हमें वेरिएबल बनाना है डेट स्टोर करने के लिए डीम इनवॉइस डेट एज डेट। इस वेरिएबल का टाइप हो गया डेट टाइप। अब इनवॉइस डेट वेरिएबल में हम डेट को स्टोर कर रहा हूँ। डेट कहाँ है? WS परचेज डॉट रेंज क्या है? H5 सेल डॉट वैल्यू। मतलब WS परचेज फाइल में H5 सेल में जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम इनवॉइस डेट वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद है स्टेप 2 वैलिडेशन लॉजिक। इफ कंडीशन से ही चेक करना है। इफ इनवॉइस डेट लेस देन डेट -5, मतलब आज का डेट से अगर आप 5 माइनस करें, जैसे मान लें आज का डेट है 10 तारीख, उससे माइनस करें 5, मतलब 5 तारीख होगा। अगर 5 तारीख से भी छोटा है और इनवॉइस डेट आज के डेट से 5 दिन जोड़ लीजिए उससे भी ज़्यादा बड़ा है, देन एक मैसेज बॉक्स डिक्लेयर होगा इनवैलिड परचेज डेट, प्लीज सिलेक्ट ए डेट विद इन 5 डेज फ्रॉम टुडे। और उसके बाद WS परचेज डॉट रेंज H5 डॉट वैल्यू में हम आज का डेट जो है रिप्लेस कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद एग्जिट साफ, जो प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा, आगे का कोड रीड नहीं होगा। और एंड इफ ब्लॉक का ख़त्म होता है यहीं पर। मैंने डेट को चेंज करके 7-8 दिन पहले का दे दिया और जैसे ही मैंने सेव बटन में क्लिक किया तो देखिए एरर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। तो हमारा रेंज है आज का डेट से 5 दिन पहले या 5 दिन बाद के अंदर ही किसी डेट वैलिड होगा। अब हम वैलिडेट करेंगे कि यूज़र ने इनवॉइस नंबर एंटर किया है या नहीं। इनवॉइस नंबर एक यूनिक पहचान होता है हर एक बिल के लिए। अगर यूज़र इसे ब्लैंक छोड़ देता है तो सिस्टम में डेटा रिकॉर्ड करने में कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम चेक करेंगे कि इनवॉइस नंबर खाली तो नहीं है। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो है डीम इनवॉइस नॉन्ग एज स्ट्रिंग, मतलब कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर होगा। स्ट्रिंग का मतलब है कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर होता है। इनवॉइस नंबर इक्वल WS परचेज डॉट रेंज C5 डॉट वैल्यू, और परचेज एंट्री फॉर्म के सेल C5 में लिखा हुआ वैल्यू इसमें स्टोर कर लिया। अब हम इफ कंडीशन लगाते हैं। अगर इनवॉइस नंबर ब्लैंक है यानी यूज़र ने कुछ भी नहीं इनपुट किया है तो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा और फिर प्रोग्राम तुरंत एग्जिट साफ के थ्रू यहीं स्टॉप हो जाएगा। बाकी का कोड बिल्कुल भी रन नहीं करेगा। इस स्टेप का फ़ायदा क्या है? यूज़र को तुरंत फीडबैक मिलता है कि उन्होंने इनवॉइस नंबर भूल से छोड़ दिया है। सिस्टम में इनकम्प्लीट डेटा सेव होने से बच जाता है। ये स्टेप प्रोफेशनल रिकॉर्ड कीपिंग और डेटा वैलिडेशन के लिए बेहद ज़रूरी है। अब हम चेक करेंगे डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले एक हमें वेरिएबल बनाना है
डीम डुप्लीकेट चेक एज रेंज, टाइप हो गया रेंज। अब हम सेट करेंगे डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर वेरिएबल पर। इनवॉइस है तो उसको स्टोर करेंगे, उसके मैंने लिखेंगे, उसके कमांड होगा सेट डुप्लीकेट चेक वेरिएबल इक्वल WS परचेज बिल्स डॉट कॉलम्स 4 का मतलब है इनवॉइस नंबर का कॉलम। फिर फाइंड किया जाएगा, क्या फाइंड करेंगे, इनवॉइस नंबर। ऊपर में देखिए इनवॉइस नंबर वेरिएबल में इनवॉइस नंबर स्टोर हो चुका है। अब उसको हम फिर कहेंगे लूप्स इन एक्सेल वैल्यूज, जो भी वैल्यूज है उसको फाइंड करना, और लूप्स एट होल मतलब पूरा वैल्यू को स्टोर करना। तो इस तरीके से हम वैल्यू को स्टोर कर लिए। अब हमें लिखना है इफ कमांड, इफ नॉट डुप्लीकेट चेक इज नथिंग। इसका मतलब है डुप्लीकेट चेक ब्लैंक नहीं है, खाली नहीं है, मतलब उसमें डुप्लीकेट नंबर है। तो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेंगे और एग्ज़िट साफ करेंगे, ताकि प्रोग्राम यहीं पर रुक जाएगा, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और एनडी ब्लॉक को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। अब हम चेक करेंगे प्रोडक्ट आईडी या क्वांटिटी में कुछ वैल्यू है या नहीं, मतलब पूरा ब्लैंक तो नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब हमें 2 वेरिएबल्स बनाना है। पहला है डीम हैश प्रोडक्ट्स एज बूलेन, मतलब ट्रू और फॉल्स स्टोर होता है। डीम आई एज लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे हैश प्रोडक्ट्स का वैल्यू फॉल्स। उसके बाद आई इक्वल 13 इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट रो शुरू हो रहा है रो नंबर 13 से। उसके बाद बताया गया डू वाइल WS परचेज डॉट सेल्स, आई का मतलब है 13, 2 का मतलब है कॉलम बी, मतलब B13 में जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल ब्लैंक होना चाहिए। एंड WS परचेज डॉट सेल्स आई इक्वल 7, मतलब क्वांटिटी का कॉलम में भी वैल्यू नॉट इक्वल ब्लैंक होना चाहिए। अगर ब्लैंक नहीं है तो हैश प्रोडक्ट्स इक्वल ट्रू हो जाएगा। उसके बाद एंड डू, मतलब जैसे ही वैल्यू मिल जाएगा डू वाइल का काम ख़त्म हो जाएगा। लूप का मतलब अगर नहीं मिलता है तो वो रिपीट करेगा। अब हमें एक इफ कमांड देना है। इफ कमांड देके यही बताना है इफ़ नॉट हैश प्रोडक्ट्स देन, मतलब हैश प्रोडक्ट का वैल्यू अगर ट्रू नहीं है तो एक मैसेज बॉक्स डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद एग्जिट सब एंड इफ। तो इस तरीके से हमारा वैलिडेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ हमने पूरा वैलिडेशन को सक्सेसफुली चेक कर चुका हूँ। अब डेटा बिल्कुल सही है। अब हमारा काम है डेटा सेव करना। डेटा हम सेव करेंगे परचेज बिल्स फाइल्स में, जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड सेव होगा, मतलब जितनी हमारे पास प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट का एक एक रो में सेव किया जाएगा। उसके बाद है परचेज फाइल, जिसमें एक हम समरी रिकॉर्ड सेव करेंगे। इस फाइल में हमें प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं देंगे, बाकी सारा सेल वैल्यू यहाँ सेव होगा। उसके अलावा हर प्रोडक्ट के लिए एक एक सीट बना है और हर प्रोडक्ट में ये डेटा जाकर सेव होगा जितने प्रोडक्ट का बिल बन रहा है। उसके साथ साथ हम स्टॉक इन, स्टॉक आउट और स्टॉक इन हैंड का भी कैलकुलेशन कर लेंगे ताकि स्टॉक अपडेट रहे। उसके अलावा हम कस्टमर वाइज प्रोडक्ट सेल्स या परचेज सेल्स और स्टॉक समरी, ये सब ऑटो अपडेट हो जाएगा। जैसे आप डेटा सेव करेंगे ये तीनों सीट जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। डेटा सेव करने से पहले हमें कॉलम स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह समझना चाहिए। परचेज एंट्री फॉर्म में जो सेल वैल्यू है उस वैल्यू को हम परचेज बिल्स फाइल या बाकी सीट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं, इसलिए कॉलम हेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। परचेज एंट्री फॉर्म के हिसाब से कॉलम में डेटा जाएगा, इसलिए कॉलम हेडिंग बहुत ध्यान से बनाइए, कोई कॉलम न छूट जाए। परचेज एंट्री फॉर्म से ज़्यादातर सेल वैल्यू परचेज बिल्स फाइल्स में जाएगा, लेकिन कुछ कॉलम है जो थ्रू प्रोग्रामिंग सेव होगा। इसके अलावा एक है टैग कॉलम, जैसे ट्रांजैक्शन टाइप, परचेज को PR, सेल्स को SL,
या डेबिट नोट क्रेडिट नोट को भी आप DN या CN करके टैग कर सकते हैं। एक ही फाइल में वेरियस टाइप का डेटा सेव होगा और बाद में ज़रूरत पड़ने पर उस टैग फाइल को कॉल करके आप पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट बना सकते हैं। अब सवाल है हाउ टू फाइंड नेक्स्ट एम्प्टी रो, मतलब आपको जो बिल्स परचेज बिल्स फाइल्स में ऑलरेडी देखिए 10-12 रिकॉर्ड है, तो जब आप डेटा सेव करेंगे तो नेक्स्ट एम्प्टी रो से सेव होने वाला है। अब आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू ये बताना है नेक्स्ट एम्प्टी रो कौन सा रो है। इसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 3 वेरिएबल बना लेते हैं, डीम आई एज लॉन्ग, बिल रो एज लॉन्ग और परचेज रो एज लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब है ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है क्योंकि हमें बाद में इसमें कैलकुलेशन करवाना है। तो हमें सबसे पहले रेफरेंस देना है वेरिएबल बिल रो इक्वल WS परचेज बिल्स डॉट सेल्स, मतलब हमें परचेज बिल्स का सेल्स काउंट करना है। क्या काउंट करना है? WS परचेज बिल्स डॉट रो डॉट काउंट, मतलब हमें परचेज बिल्स का रो काउंट करना है। कॉलम 1 मतलब ए कॉलम का काउंट करना है। उसके बाद लिखा है डॉट एंड एक्सेलाप डॉट रो, इसका मतलब है जो सबसे पहले ये पॉइंटर जो है एकदम लास्ट रो पर पहुंचेगा, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ काउंट करते हुए ऊपर की तरफ आएगा और जैसे ही इसको एक सेल में वैल्यू मिल जाएगा उसी रो को स्टोर कर लेगा और फिर उसके साथ 1 ऐड कर देंगे तो आपको नेक्स्ट ब्लैंक रो मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स टाइप किया ये दिखाने के लिए कि जो ऊपर का कमांड लिखा उसका रिज़ल्ट क्या आता है। वैसे बाद में मैंने ये मैसेज बॉक्स को डिलीट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं मैसेज बॉक्स कैसे लिखा जाता है। अब हम कैलकुलेशन करने के लिए कुछ वेरिएबल बनाएंगे, डीम अमाउंट डिस्काउंट, अमाउंट टैक्सेबल, अमाउंट GST, ये सब कैलकुलेशन करना है और टोटल परचेज अमाउंट। ये 4 वेरिएबल डबल टाइप का है, मतलब न्यूमेरिकल है, इसमें जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। तो हमने सबसे पहले टोटल परचेज अमाउंट का वैल्यू 0 मेंशन कर दिया। अब देखिए ऊपर कॉमा लगाकर कुछ लिखा हुआ है, इसको कमेंट कहते हैं। सिंगल कोट के बाद जो भी आप टाइप करेंगे उसको कमेंट्स कहा जाएगा। कमेंट्स इसलिए लिखा जाता है ताकि नीचे जो कमांड लिखा है उसका फंक्शन क्या है ये पता करने के लिए कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स को जो है कंपाइलर इग्नोर करता है क्योंकि ये कोड नहीं है, इसलिए आप अपने प्रोग्राम में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लूप लगाएंगे। सबसे पहले जो वेरिएबल आई बनाया गया है उसका वैल्यू 13 को सेट कर दिया गया है। 13 इसलिए असाइन किया गया है क्योंकि परचेज फॉर्म में जो प्रोडक्ट रेंज है वो रो नंबर 13 से शुरू हो रहा है। उसके बाद है डू वाइल WS परचेज डॉट सेल्स, आई का मतलब 13, 2 का मतलब कॉलम B, नॉट इक्वल ब्लैंक, मतलब तब तक आपको काम करना है जब तक WS परचेज सेल्स का प्रोडक्ट ID वैल्यू ब्लैंक नहीं होगा और क्वांटिटी का कॉलम का भी वैल्यू ब्लैंक नहीं होगा। अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर डाटा सेव किया जाएगा, अगर ब्लैंक है तो एग्ज़िट हो जाएगा। उसके नीचे है विथ WS परचेज बिल्स। विथ कमांड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि WS परचेज बिल्स वेरिएबल के बाद डॉट सेल्स और फिर बिल रो का रेफरेंस देना है। तो आपको अगर 50 लाइन लिखना है, 50 लाइन में WS परचेज बिल्स लिखना पड़ता था। अब विथ कमांड के कारण आपको WS परचेज बिल्स नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ डॉट सेल्स रेफरेंस देकर आपको काम चला सकते हैं। तो इसमें कोड लिखना इजी हो जाता है और स्पेलिंग मिस्टेक से भी बच जाता है। अब हम एक एक करके पहले परचेज बिल्स फाइल्स का रो और कॉलम नंबर डॉट वैल्यू देंगे और उसके बाद इक्वल साइन देकर परचेज फॉर्म में जो वैल्यू हमें सेव करना है उस वैल्यू या उस रेंज को रेफरेंस देना है। जैसे इसमें लिखा है डॉट सेल्स बिल्स रो, बिल रो देखिए 13 है, 1 मतलब कॉलम A है, इसमें वैल्यू क्या सेव होगा WS परचेज डॉट रेंज C7 में जो वैल्यू है मतलब सप्लायर ID है वो कॉलम A पर सेव होगा।
नेक्स्ट लाइन में आए कॉलम बी, 2 का मतलब कॉलम बी, और उसमें WS परचेज फाइल का रेंज है C8 जिसका वैल्यू है सप्लायर नेम, वो परचेज बिल्स फाइल्स में कॉलम नंबर बी पर सेव होगा। इसी तरीके से आप एक के बाद एक इस तरीके से कॉलम रेफरेंस देते जाइए और डेटा को सेव करते जाइए। अब इसमें देखिए हमने रो नंबर, कॉलम नंबर 4 और 5 में इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट ये दोनों का वेरिएबल इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब मैंने पहले डेटा वैलिडेशन किया है वहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को हम अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर चुका था। अब वही वेरिएबल का रेफरेंस हम यहाँ दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है एक एक करके सेल्स को सिलेक्ट करके और वैल्यू लिखते जाइए। अब हमें प्रोडक्ट डिटेल को सेव करना है, जो परचेज बिल्स फाइल में 7, 8, 9, 10, 12, 13, 11, 12, 13 कॉलम में सेव होगा। जब हम WS परचेज फॉर्म का रेफरेंस दे रहा हूँ, पहले हमने कोटेशन के अंदर जो रेंज दिया था वो सेल रेंज दिया था, सिंगल सेल। अब हम यहाँ पर जो लिख रहा है WS परचेज डॉट सेल्स और ब्रैकेट के अंदर आई का मतलब रो नंबर 13 है, 2 का मतलब है बी कॉलम जहाँ प्रोडक्ट आईडी है, फिर रो नंबर कॉलम नंबर 3 मतलब सी, आई का मतलब 13 मतलब C13 में आए प्रोडक्ट नेम। वैसे ही हर एक कॉलम रेफरेंस देकर हमने ये जो डेटा है प्रोडक्ट आईडी डिटेल्स इसको हमने सेव कर चुका हूँ। अब हम डिस्काउंट कैलकुलेशन करेंगे। आप परचेस फॉर्म में देखिएगा वह जो डिस्काउंट है वो टोटल अमाउंट का ऊपर है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिस्काउंट निकालेंगे। WS परचेज डॉट सेल्स I11 मतलब रो नंबर 13 और शायद वो के वैल्यू है, वहाँ का जो वैल्यू होगा वो है प्रोडक्ट वैल्यू और मल्टीपल साइन देकर फिर हमने रेफरेंस दिया डिस्काउंट कॉलम का, मतलब प्रोडक्ट वैल्यू मल्टीपल डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय 100, कॉमा लगाकर 0 देकर एंटर कर दीजिए तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट मिल जाएगा। अब हम सेव करेंगे अमाउंट टैक्सेबल वेरिएबल के साथ हम लिखेंगे WS परचेज डॉट सेल्स, ये 11 है प्रोडक्ट वैल्यू, इन माइनस करेंगे अमाउंट डिस्काउंट जो अभी अभी निकाला है, मतलब प्रोडक्ट वैल्यू माइनस डिस्काउंट करने पर टैक्सेबल फिगर निकल आता है, और उसको बाद में हम डॉट सेल में उस पर्टिकुलर कॉलम में सेव कर लेंगे। टैग रेफरेंस देना हम भूल गए थे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डॉट सेल्स बिल रो 6 कॉलम पर जाएगा हम ब्रैकेट में। इसमें देखिए हमने डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी हम टाइप करेंगे वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा। तो हम इनवॉइस टाइप सेव कर रहा हूँ, PR का मतलब परचेज, और अगर सेल्स का होगा तो SL, डेबिट नोट का होगा DN, क्रेडिट नोट का होगा CN। इस तरीके से आप अलग अलग ट्रांजैक्शन टाइप का भर सकते हैं। तो इसको कहते हैं टैग। और बाद में आपको अगर पर्टिकुलर किसी ट्रांजैक्शन से रिपोर्ट जनरेट करना है तो आप इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। GST अमाउंट निकालने के लिए आपको टैक्सेबल अमाउंट के साथ GST रेट को मल्टीप्लाई करना है और /100 लिखना है। उसके बाद अगर आप राउंड फिगर में चाहते हैं तो पहले राउंड लिखिए और बाद में कॉमा लगाकर 0 करके एंटर कर दीजिए। मैंने नीचे हर लाइन का कमांड जो है लिख के भी दे रहा हूँ, आप ज़रूर उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने जो अभी GST अमाउंट निकाला है ये टोटल GST अमाउंट कॉलम में हम सेव करेंगे, लेकिन GST को हमें डिवाइड करना है CGST, SGST या IGST में। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें पहले GST रूल्स को समझना है। GST रूल ये कहता है अगर सेलर और परचेज़र सेम स्टेट का हो तो CGST SGST होगा, और अगर सेलर और परचेज़र अलग अलग स्टेट का हो तो IGST होगा। देखिए हमारा परचेज़ फॉर्म में ऊपर जो सेलर है वो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब सेलर परचेज़र दोनों वेस्ट बंगाल का होगा। जो वेस्ट बंगाल का GST कोड 19 से शुरू होता है तो इस CGST SGST में जाएगा, अदरवाइज़ ये IGST में जाएगा।
इसको डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे जीएसटी नंबर। तो हम यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं, डीम सप्लायर जीएसटी इन एज स्ट्रिंग, मतलब ये कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा। अब हम वेरिएबल को रेफरेंस देता हूँ और इक्वल साइन देकर WS परचेज डॉट सेल्स I8 सेल में GSTN नंबर है, उस वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। तो चलिए ईफ कमांड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये लॉजिकल है, ट्रू और फॉल्स। ईफ लेफ्ट ब्रैकेट के अंदर ट्रिम और उसके बाद सप्लायर GSTN नंबर जो स्टोर हो चुका है, और उसके बाद कॉमा लगाकर 2 लिखा हुआ है। अब सप्लायर GSTN का आगे या पीछे कोई ब्लैंक स्पेस है तो ट्रिम कमांड से वो ब्लैंक स्पेस रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो GSTN नंबर होगा उसका सबसे लेफ़्ट साइड में, मतलब शुरू का जो 2 कैरेक्टर है वो अगर इक्वल 19 के बराबर है, दोनों 19 है, तो CGST और SGST में कैलकुलेट होगा, अदरवाइज IGST में कैलकुलेट होगा। अब हम इस CGST, SGST, IGST जो भी होगा उसको परचेज बिल्स फाइल्स में सेव करना है। तो कॉलम 16 कॉलम पर है, टोटल अमाउंट हम सेव कर लेते हैं। अमाउंट GST वेरिएबल का पूरा वैल्यू सेव हो जाएगा। उसके बाद 17 कॉलम पर हम CGST को सेव करेंगे। अमाउंट GST में जो भी वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 50-50 होता है। और इसी तरह 18 कॉलम में SGST को भी हम अमाउंट GST ऑब्लिक 2 करके डिवाइड करके सेव करेंगे। और 19 में है IGST, और IGST का वैल्यू हमने कर दिया 0। उसके बाद हमें लिखना है एल्स कमांड, मतलब अगर दोनों 19 नहीं होते हैं तो हमें भेजना है IGST में। तो एल्स करके आप ऊपर का चारों लाइन कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लीजिए। पहला 16 नंबर कॉलम में टोटल अमाउंट जैसा जा रहा है वैसा ही जाएगा। 17 और 18 कॉलम जो CGST SGST है वह 0 हो जाएगा, और 19 कॉलम IGST में फुल अमाउंट GST का वैल्यू सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा वैल्यू CGST SGST IGST में डिवाइड करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने बाकी जो है सेल वैल्यू भी बिल्स फाइल्स में सेव कर लीजिए। उसके बाद जब सारा सेल्स रेफरेंस दे देंगे उसके बाद लिखिए एंड विथ, मतलब जो विथ कमांड शुरू हुआ था वहीं ख़त्म होता है। उसके बाद बिल रो इक्वल बिल रो प्लस 1। आप समझ लीजिए ऊपर का जो भी डेटा है वो रो नंबर जो 12 था वैल्यू शायद उस 12 रो में सेव हो चुका है। अब दूसरा रिकॉर्ड को हमें रो नंबर 13 में सेव करना है, तो इसलिए बिल रो का वैल्यू 12 था, उसके साथ 1 ऐड करके कह दिया गया कि अब नेक्स्ट रो बिल 13 में सेव करना है। उसी तरह आई का वैल्यू में भी 1 ऐड करके 13 + 1 मतलब 14 कर दिया। अब प्रोडक्ट ID B14 में ढूंढा जाएगा, अगर वहाँ पर वैल्यू मिल जाता है तो फिर दूसरा रिकॉर्ड सेव होगा। इस तरीके से जब तक प्रोडक्ट ID का वैल्यू मिलता जाएगा, जैसे 2 रो में प्रोडक्ट हो, 5 रो में हो, 10 रो में हो, जितना रहेगा उतना रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। और जैसे ही प्रोडक्ट वैल्यू ब्लैंक होगा वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो परचेज बिल्स फाइल्स में कैसे डेटा सेव होगा उसका पूरा कमांड हमने लिख चुका है। अब हम एक ट्रायल रन करता हूँ। जैसे हम सेव बटन में क्लिक करेंगे तो कुछ एरर मैसेज डिस्प्ले हो सकता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर हमने एक जगह रेंज के बदले सेल्स टाइप कर दिया था, तो उसको मैंने ठीक करके फिर से सेव किया। तो देखिए रिकॉर्ड तो सेव हुआ, लेकिन अमाउंट टैक्सेबल कॉलम में माइनस फिगर में आ रहा है, मतलब कॉलम कुछ इधर उधर हो चुका है, और उसको मैंने सही कर लिया। और उसके बाद जब फिर हमने डेटा सेव किया तो परफेक्टली डेटा सेव हो चुका है। आप ज़रा कैलकुलेशन करके देख लीजिए डेटा सही है या नहीं। और इस तरीके से आप परचेज बिल्स फाइल्स में मल्टी रिकॉर्ड डाटा सेव कर सकते हैं। अब हम आगे परचेज फाइल में सिंगल समरी रिकॉर्ड कैसे सेव होगा उसको बारे में बताता हूँ।
मैंने परचेज बिल्स फाइल्स में मल्टी रिकॉर्ड डेटा सेव करने के लिए कोडिंग लिख चुका हूँ। अब मैं परचेज फाइल में सिंगल समय रिकॉर्ड सेव करने के लिए कोडिंग लिख रहा हूँ, जबकि इसमें प्रोडक्ट वाइज डेटा सेव नहीं होगा, इसलिए यहाँ डू व्हाइल लूप लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम स्ट्रेट परचेज फाइल्स का कॉलम रेफरेंस देंगे और इक्वल साइन देकर परचेज फॉर्म का सेल रेफरेंस देकर डेटा को डायरेक्ट सेव करेंगे। ये वेरी स्ट्रेट कट कोडिंग है। सबसे पहले हम एक कमेंट्स देंगे और नीचे देंगे विथ WS परचेज फाइल, एंटर करके एंड विथ लिख देंगे। इस ब्लॉक के अंदर अब बाकी कोड लिखने वाला हूँ। अब डॉट सेल्स लिखने के बाद हम उस वेरिएबल का रेफरेंस देंगे जो लास्ट एम्प्टी रोट डिफाइन करने के लिए हमने इस्तेमाल किया था। इस वेरिएबल का नाम है परचेज रो। तो हम लिखेंगे डॉट सेल्स ब्रैकेट में परचेज रो, कॉमा देकर कॉलम रेफरेंस देंगे 1 मतलब ए डॉट वैल्यू। उसके बाद हम इक्वल साइन देंगे और परचेज फॉर्म में उस सप्लायर आईडी का जो सेल रेफरेंस है उस सेल रेफरेंस को हम यहाँ पर रेंज रेफरेंस देंगे, डॉट वैल्यू करके एंटर कर देंगे। आप चाहे तो एक कमेंट्स बगल में लिख सकते हैं, इससे पता चलेगा इस लाइन में क्या सेव हो रहा है। उसके बाद हम दूसरा लाइन लिखेंगे। देखिए ऊपर का लाइन कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और कॉलम नंबर चेंज कर दीजिए और WS परचेज रेंज का रेफरेंस भी चेंज कर दीजिए। सप्लायर नेम, उसके बाद रेंज दीजिए, सप्लायर स्टेट। इस तरीके से आप एक के बाद एक कॉपी पेस्ट करके चेंज करते रहिए। मैंने यहाँ पर, आप चाहे तो ऊपर से भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और सिर्फ बिल रो की जगह परचेज रो आपको टाइप कर देना है। पिछले कोडिंग में मैंने इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट वेरिएबल का इस्तेमाल किया था, यहाँ भी वही कर रहा हूँ। तो टेक्निक सेम है, आपको सिर्फ फाइल रेफरेंस को इस फाइल के हिसाब से देना है। इस तरीके से आप एक के बाद एक लाइन लिखते जाइए और जो परचेज फॉर्म का सेल रेफरेंस है एक कागज़ में लिख के रख सकते हैं और बाद में उसी को देखकर आप यहाँ पर रेंज के बाद सेल रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने पूरा कोडिंग को लिख लीजिए। हमने प्रोडक्ट वाइज डेटा यहाँ पर सेव नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जो है हमें अलग अलग कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो परचेज फॉर्म में टोटल अमाउंट है, प्रोडक्ट टोटल है, डिस्काउंट है, GST है, टैक्सेबल है, नेट वैल्यू है, ये उन सेल रेफरेंस देकर ही हम सेव करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे डाटा फील्ड्स है, मंथ, क्वार्टर, ईयर, इस तरीके का फील्ड आप कैसे प्रोग्राम के थ्रू सेव करेंगे उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस फार्मूला को देख लीजिए, समझ लीजिए और उसी हिसाब से टाइप करके इस डेटा को भी आप सेव कर सकते हैं। जब डेटा सेविंग कोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लिखिए एक मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में मैसेज रहेगा डेटा सेव सक्सेसफुली, कॉमा लगा के VBOK ओनली, फिर कॉमा लगा के उस विंडो का टाइटल लिख कर एंटर कर दीजिए। ये यूज़र के लिए एक मैसेज बॉक्स रहेगा, जैसे ही वो ओके करेगा ये प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा डेटा सेव होने के बाद। तो चलिए एक बार हम सेव बटन में क्लिक करके देख लेते हैं दोनों फाइल में डेटा ठीक ठाक सेव हो रहा है कि नहीं। आप कैलकुलेशन करके ज़रूर देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही है या नहीं। दूसरी बात यह है, देखिए इसमें CGST, SGST और IGST 3 टाइप का GST है। तो एक बार आप सप्लायर चुने वेस्ट बंगाल का और दूसरी बार सप्लायर चुने दूसरे स्टेट का और देख लीजिए CGST, SGST और IGST में सही तरीके से डेटा सेव हुआ है या नहीं। इसके बाद हमें प्रोग्रामिंग लिखना है, प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट शीट में डेटा सेव करना। और प्रोडक्ट शीट बना नहीं है तो ऑटोमेटिकली कैसे प्रोडक्ट शीट बनेगा। लेकिन ये प्रोग्रामिंग काफ़ी क्रिटिकल है और थोड़ा लेंदी भी है। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं अगले वीडियो में इस पोर्शन को बना के आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं आपको एक बैकअप फाइल कैसे बनेगा वो उसका कोडिंग लिख कर दिखा रहा हूँ।
अब हम बैकअप फोल्डर बनाने के लिए कमांड लिखेंगे। एक्सेल फाइल जिस पाथ पर सेव किया हुआ है वो है डी ड्राइव में। एक्सेल प्रोजेक्ट एक फोल्डर है, उसके अंदर एक सब फोल्डर है इनवॉइस, और उस सब फोल्डर के अंदर एक्सेल फाइल है। ये हो गया फाइल पाथ। अब इसी पाथ पर हम अपना बैकअप फोल्डर और बैकअप फाइल को सेव करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। इस वेरिएबल का नाम होगा बैकअप पाथ डीम बैकअप पाथ एज स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पर टेक्स्ट को सेव किया जाएगा। तो हम बैकअप पाथ वेरिएबल में स्टोर कर देंगे बैकअप फोल्डर। इसके लिए हम लिखेंगे बैकअप पाथ इक्वल दिस वर्कबुक डॉट पाथ, एंड साइन होगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी नेम रखेंगे फोल्डर का उस नेम को टाइप कर देना है। उसके बाद हमें देना है इफ़ कमांड। इफ़ डायरेक्टरी बैकअप पाथ फोल्डर नेम रखा है, कॉमा वीवी डायरेक्टरी इक्वल ब्लैंक, मतलब अगर ब्लैंक है देन मेक डायरेक्टरी बैकअप पाथ, मतलब अगर हमारा फोल्डर में बैकअप पाथ फोल्डर नहीं है तो खुद ब खुद एक बैकअप फोल्डर बना दिया जाएगा। उस फोल्डर में हम फाइल को सेव करेंगे। उसके लिए हमें लिखना है दिस वर्कबुक डॉट सेव कॉपी एज बैकअप पाथ, मतलब इस वर्कबुक में बैकअप पाथ फोल्डर में हम एक फाइल सेव करने जा रहा हूँ। एंड साइन देकर फाइल नेम का नेम टाइप करना है बैकअप परचेज, एंड फॉर्मेट नाउ। उसके बाद डेट और टाइम का फॉर्मेट दिया जाएगा, और डॉट एक्सएलएसएम, मतलब ये मैक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव होगा। ये कोड सुनिश्चित करता है कि हर बार बैकअप फाइल का नाम यूनिक हो और पुराने बैकअप ओवरराइट ना हो। आप अगर चाहे तो टाइम स्टैम्प के बगैर भी फाइल सेव कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपका फाइल ओवरराइट हो जाएगा, जब भी आप सेव करेंगे फाइल ओवरराइट हो जाएगा। तो चलिए, पूरा कोडिंग मैंने लिख चुका हूँ। अब ये एक भाग बाकी रह गया जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। प्रोडक्ट वाइज डेटा सेव, अगर प्रोडक्ट शीट नहीं बना है तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट शीट बनेगा। उसका एक नेम दिया जाएगा, उसका कॉलम हेडिंग टाइप किया जाएगा, और उसको फॉर्मेट करने के बाद डाटा सेव किया जाएगा, और फिर स्टॉक इन हैंड भी कैलकुलेट किया जाएगा। इन सारे चीज़ का जो कोडिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं। इसी के साथ परचेज इनवॉइस का पूरा परचेज इनवॉइस बनाने का काम पूरा हो जाएगा। तो आप इसी तरह देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।